नमस्कार साथियों, स्वागत है ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर आपका। दोस्तों मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं संविधान की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के। दोस्तों आपको पता है हम राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं और कल के वीडियो में हमने कार्यपालिका का सबसे पहला वाला हिस्सा यानी कि राज्यपाल के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद दोस्तों हमने केंद्र में भी पढ़ी थी और आज हम राज्य में भी मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दे दिया है। आप पूरा का पूरा जितना भी वीडियो हमने डाला हुआ है सारे वीडियो का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे, क्योंकि दोस्तों रोज़ मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं अगर वो आपके काम का है तो उसे आप ज़रूर नोट करते हुए चलिए ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाएं और आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 163 की। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत 163 में ये बताया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए या राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया है राज्य के अंतर्गत तो वो किया गया है आर्टिकल 163 के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप नोट कर रहे होंगे और अच्छे से अपने नोट्स बना लेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखता हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम लगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को आप पॉज करें और पूरा लिखें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो आप 163 में ये सब लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 164 की। 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, इसमें आप बढ़ा के लिख लेना कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमने कल राज्यपाल महोदय के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यपालिका का हेड होते हैं, लेकिन कल भी मैंने बताया था, आज भी हम बता रहे हैं कि ये केवल नाम मात्र के हेड होते हैं, जबकि वास्तविक जो मुखिया होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि इन्हीं की सलाह से राज्यपाल कार्य करते हैं। कोई नीति बनती है, कोई विधि बनती है तो उस पर सबसे पहले जो विचार विमर्श होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाता है, उन्होंने ये सलाह देते हैं कि हमने ये विधि बनाई है और आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों जो नीतियां और जो विधि बनाई जाती हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की वजह से की राय से बनाई जाती हैं, उनकी सलाह से बनाई जाती हैं और उन पर अमल करना राज्यपाल का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है और नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं। सेम वैसा ही है जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था, वहाँ पर वास्तविक हेड हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नाम मात्र के जो हेड हुआ करते थे वो हमारे राष्ट्रपति महोदय हुआ करते थे। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं तो दोस्तों यहाँ आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो आप जानते हैं हमारे जो राज्य में कार्य करता है दोस्तों वो विधानमंडल कार्य करता है, आपने देखा होगा विधानमंडल। अब विधानमंडल के दोस्तों दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अब दोस्तों आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री केवल विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या केवल विधान परिषद का होना चाहिए या फिर दोनों का होना चाहिए। तो दोस्तों वहां पर आपका जो जवाब होगा कि मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अनिवार्य नहीं है कि विशेष रूप से विधानसभा का ही सदस्य हो या फिर विधान परिषद का ही सदस्य हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है और ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत कहीं भी व्याख्या के रूप में नहीं देखा गया है। केवल और केवल आप इतना याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री में आपको बताया था, यहाँ भी बता के चलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति
विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है और उसको नियुक्त करना है मुख्यमंत्री पद पर, तो दोस्तों उसको भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें शर्त यह है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद या कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री ही नहीं मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री हो सकता है, तो वो अगर विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें शर्त यही है कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन की सदस्य लेना अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो दोस्तों उसका मंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसको इस्तीफा देना होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये सारी बातें मैं आपको केंद्र में भी बता चुका हूं सबसे पहले। तो इतना आपने जाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, मतलब एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। आपने देखा होगा बिहार के अंतर्गत जो पहले नीतीश कुमार जी की सरकार थी तो वो विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आमतौर पर दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के ही सदस्य होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी और जब से 370 हटा है तब से ये 6 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है ना। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो बहुमत कहाँ चाहिए होगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो होता है, सबसे पहले इनके बारे में बात करें, ये बहुमत दल का नेता होते हैं। बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। अब ये बहुमत दल का नेता तो है, लेकिन दोस्तों बहुमत कहाँ चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके थे। तो बात करें अगर बहुमत की, तो बहुमत यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, तो आपको ये खास तौर से और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुमत जो चाहिए होता है वो विधानसभा में चाहिए होता है, विधान परिषद में नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर किसी दल को अगर बहुमत मिला है तब वह दल अपना मुखिया चुनता है और उसी मुखिया को राज्यपाल महोदय नियुक्त कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं। ठीक है, तो बहुमत कहाँ चाहिए होता है? विधानसभा में चाहिए होता है, विधान परिषद में नहीं चाहिए होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब हर 5 वर्ष में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप जो चुनते हो वो एक विधायक को चुनते हो, आप किसी मुख्यमंत्री को नहीं चुनते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन में और नियुक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप करते हो निर्वाचन, जहां पर आप सीधे सीधे जा करके वोट डाल करके आते हो, तो वो होता है निर्वाचन। जैसे कि कोई विधायक को आप वोट दे रहे हैं तो आप उसका निर्वाचन कर रहे हैं, है ना। लेकिन नियुक्ति होती है एक विशेष पद के लिए बिना किसी चुनाव के। जैसा कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से उनको जो है मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो ये होता है नियुक्ति का प्रोसेस। और निर्वाचन क्या होता है? जब वोटिंग प्रक्रिया द्वारा किसी एक खास व्यक्ति को चुना जाए, वो होता है निर्वाचन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? विधानसभा में कोई दल है और उसको अगर बहुमत प्राप्त है तो वो अपना मुखिया चुन सकता है और उसी मुखिया को राज्यपाल महोदय नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप नोट करके चलें, या फिर आप जैसा भी आपको लगे, अगर सारी बातें नोट करनी है तो सारी बातें नोट करते चलें। अगर आपको लगता है थोड़े से ही काम चल जाएगा तो आप थोड़े से ही काम चलाएं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोस्तों कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये केवल मुख्यमंत्री की अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री महोदय को राज्यपाल। अगर बात करी जाए, अगर इन्हें त्याग पत्र देना हो तो ये किसे देंगे? मुख्यमंत्री महोदय को अगर त्याग पत्र देना है तब भी दोस्तों ये राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अब सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? तो वैसे तो आपने देखा होगा दोस्तों 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये दोस्तों फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है, है ना। ये पहले भी हटाए जा सकते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या फिर बहुमत खो देंगे तब भी हटाए जा सकते हैं, या फिर इनका ही दल इनके खिलाफ हो जाए तो राज्यपाल महोदय इनसे जो है त्यागपत्र मांग सकते हैं, है ना। तो ये फिक्स नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं।
ये आपका सही जवाब होगा। 5 वर्ष आपका सही जवाब नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं, ये जवाब ठीक होगा कि ये राज्यपाल की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। मैं हर वीडियो में जहाँ भी प्रसाद प्रयत्न शब्द आता है मैं इसकी व्याख्या करता हूँ कि प्रसाद प्रयत्न का अर्थ होता है इच्छा अनुसार, यानी कि ये राज्यपाल की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों इनके कार्यों के बारे में देख लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं, कार्य और शक्तियाँ। तो कार्य और शक्तियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 167 167, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को दर्शाता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को दर्शाता है। और इसमें अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है कि मुख्यमंत्री के कार्य कार्यपालिका के हिसाब से क्या होंगे, राज्यपाल के हिसाब से क्या होंगे, विधायिका के हिसाब से क्या होंगे। लेकिन दोस्तों हमको इतना व्यापक नहीं पढ़ना है क्योंकि जितना भी हमारे परीक्षाओं के लिहाज से हमारे लिए ज़रूरी है हम केवल उतना ही अध्ययन करेंगे। इसमें आप विशेष तौर पर लिख सकते हैं कि जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं विभिन्न पदों को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था राज्यपाल वाले वीडियो में कि राज्यपाल महोदय जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति करते हैं। जितने भी ये नियुक्तियां करते हैं राज्यपाल, तो उसमें ये किसकी सलाह लेते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। तो राज्यपाल के तौर पे आप कह सकते हैं इनकी जो कर्तव्य हैं, जो शक्तियां हैं, कि राज्यपाल को सलाह देने की जो शक्ति है वो भी इन्हीं के पास होती है, यानी इनका कार्य क्या हो गया, राज्यपाल को सलाह देना। ठीक, फिर दूसरी बात यह है कि जितनी भी नीतियाँ राज्य के अंतर्गत बनती हैं, विधियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं, तो उन सब के बारे में राज्यपाल को अवगत कराना भी मुख्यमंत्री का एक विशेष कार्य होता है। ठीक है, तो आप इनके कर्तव्यों और कार्यों में ये लिख सकते हैं। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को दर्शाया गया है, तो आपका वहां पर जवाब क्या होगा, 167 यानी कि 167। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों और आगे। अब जो मुख्यमंत्री को विशेष बनाता है वो क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों आप कहेंगे यहां पर भी सीएम महोदय करते हैं। ठीक है, तो ये विशेष बातें थी। और एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि विभागों का वितरण, विभागों का वितरण से मतलब समझ रहे हैं आप, विभागों का वितरण से अर्थ ये हो गया कि जैसे मंत्रिपरिषद बनती है तो मंत्रिपरिषद कुल विधानसभा की सदस्य का 15% से अधिक नहीं बन सकती। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कुल विधानसभा के सदस्यों का 15% से कम ही कम होगी, है ना, उससे अधिक नहीं हो सकती। तो उनमें से जो विशेष मंत्री होते हैं जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उन्हें विशेष विभाग दिए जाते हैं, है ना, जैसे कि राज्य गृह मंत्रालय हो गया, इस तरीके के। तो उन विभागों का जो वितरण करते हैं वो भी कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है या मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां पर आपका जवाब होगा राज्यपाल। लेकिन मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। तो ये कुछ मुख्यमंत्री महोदय की खास और विशेष विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की ओर। जैसा कि हमने अभी जाना कि मंत्रिपरिषद की जो व्याख्या है वो हमारे संविधान के अंतर्गत 163 के अंतर्गत की गई है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी राज्यपाल को सलाह देने के लिए, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होंगे या जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, अब दोस्तों जैसे कि हमने केंद्र में पढ़ा था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, और राज्य मंत्री होते हैं, और उपमंत्री होते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री केंद्र में भी थे और यही 3 प्रकार के मंत्री हमारे राज्य के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें विशेष विभाग दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं, और इन मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्रियों का जो है गठन, मतलब इनको पद दिया जाता है। इनकी सहायता, कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। और जितने भी विभाग होते हैं राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के, उन विभागों का जो प्रशासनिक कार्य देखने की जो
जिम्मेदारी होती है वो होती है उप मंत्री की, है ना। तो विशेष विभाग दिए जाते हैं कैबिनेट मंत्री को, इनकी सलाह के लिए राज्य मंत्री, और विभागों के प्रशासनिक कार्य देखने के लिए जो मंत्री हैं उन्हें कहते हैं हम उप मंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्री हमने वहाँ भी देखे थे। अब मंत्री परिषद की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि राज्य मंत्री परिषद जो होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी किसके प्रति होती है। तो वहाँ पर आपका जवाब होगा विधानसभा। क्या जवाब होगा? विधानसभा। विधान परिषद भी नहीं लगाना है, विधान मंडल भी नहीं लगाना है, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा सदन है जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए सदस्य जाते हैं, जिन्हें जनता ने सीधे तौर से वोट देकर चुना गया होता है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब ये हो गया कि सीधे सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। तो मंत्रिपरिषद क्या है ये आपने जाना। अब इसका थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं, बाकी तो आज का वीडियो खत्म हो ही गया। मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है दोस्तों वो विधि निर्माण प्रक्रिया है, यानी कि विधि बनाना है, कानून बनाना है, नीतियां बनाना है और राज्य को विकास की ओर ले जाना है, राज्य के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देना है। जैसे कि जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों, आपको याद हो भाग 4 था राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राज्यों के जो कर्तव्य होंगे नागरिकों के प्रति वो क्या क्या होंगे, जिसमें हमने बहुत सारे आर्टिकलों का, अनुच्छेदों का जिक्र करा था और बहुत सारी विशेषताएं हमने उसमें बताई थी। तो वो सारी विशेषताएं दोस्तों जो देने का कार्य करता है ना, आमतौर पर जो भाग 4 है ना, वो सीधा सीधा हमारा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से ही रिलेटिव होता है कि अपने राज्यों के प्रति हर सरकार का, हर राज्य का क्या क्या एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सारी जिम्मेदारियों को, इन्हीं सारे कर्तव्यों को किस तरीके से जनता पर लागू करना है, तो ये हमारा सब DPSP भाग 4 में देखने को मिलता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आप सारे वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाएं, बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक करके जाएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और दोस्तों आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल होने वाले हैं और लगभग हो भी गए हैं, क्योंकि हिंदी और GK का जो पोर्शन है मैं संभाल रहा हूं और मैथ का जो पोर्शन है दोस्तों वो आपके ब्रजेश सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो रीजनिंग की क्लासें भी लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमें प्रोत्साहन का कार्य करता है, हिम्मत आती है और ज़्यादा मेहनत करने का दिल करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।